बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में गमछा लहराकर बिहार की जनता का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बिहार में मिले जनादेश की खुशी को दिखाती हैं। पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर पार्टी दफ्तर में मौजूद समर्थकों का हौसला बढ़ाया और एनडीए के पक्ष में जनादेश देने वाली बिहार की जनता का अभिवादन किया। इस प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया और अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, क्योंकि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया। बिहार में मिली प्रचंड जीत के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति पर भी हमला किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बिहार के कुछ सियासी दलों ने एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव तुष्टीकरण का फिर से फॉर्मूला अपनाया था, लेकिन बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत ने नया एमवाई समीकरण बना दिया और वो है महिला और युवा, जिन्होंने बिहार में तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति को चुना। इन्होंने मिलकर जंगल राज वालों के पुराने एमवाई फॉर्मूले को ध्वस्त कर दिया और बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जीत पर संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस मौके पर बिहार के बाद बंगाल जीतने का भी संदेश दे दिया। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद गंगा के बहाने पीएम मोदी ने बंगाल की सियासत में भी एंट्री ले ली है। उन्होंने कहा, जैसे बिहार से बहकर गंगा बंगाल जाती है, वैसे ही बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग तैयार किया है। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को आश्वासन दिया कि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों के साथ मिलकर वहां से जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पीएम मोदी का ये बयान इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार का जनादेश सामने आने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। एक तरफ जहां विपक्ष को बिहार की जनता ने जोरदार झटका दिया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। दरअसल बिहार चुनाव में एआईएमआईएम को सीमांचल में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला। इस चुनाव में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जिस पर ओवैसी ने कहा कि मैं सीमांचल की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाया। इससे सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को बल दिया। यह बिहार की जनता का फैसला है, जिसे हम इज्जत की निगाहों से स्वीकार करते हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार में मिली करारी हार के बाद जनता के जनादेश को स्वीकार किया है, क्योंकि कांग्रेस भी बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर भी कमाल नहीं कर पाई। इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे और नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात करेंगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बिहार चुनाव महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी के लिए था। जो बिहार में मल्लाह वोटरों को अपने पाले में खड़ा रखने का दावा करते हैं, वो महागठबंधन के साथ मिलकर भी 15 में से एक भी सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख पाए। इस हार पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पार्टी में पटना में कहा कि हम बिहार के जनादेश को स्वीकार करते हैं और जीत के लिए एनडीए को बधाई देते हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने चुनाव में मिली हार पर गहन मंथन की बात कही। वहीं बिहार में महागठबंधन को मिली करारी हार पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं।
पप्पू यादव ने वैसे तो बिहार की जनता की जनादेश के सम्मान की बात कही, लेकिन एनडीए की जीत पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या 20,000 करोड़ रुपए में बिहार के वोट खरीदे जा सकते हैं? क्या अब रोजगार का मुद्दा बचेगा? क्या जनता का ये जनादेश था? हो कुछ भी, लेकिन सच यही है कि बिहार की जनता का यही जनादेश है जिसमें महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है, जबकि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। इस चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी कमाल किया, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है। बिहार चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। बिहार में एलजेपीआर ने एनडीए के साथ मिलकर 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस पर चिराग पासवान ने बिहार की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार की जनता का यह सही समय पर लिया गया सही फैसला है। हमारा गठबंधन विकास की बात करता है, जबकि महागठबंधन अहंकार में डूबा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जेडीयू के सियासी प्रदर्शन पर की गई टिप्पणी गले की फांस बन गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेडीयू अगर बिहार चुनाव में 25 सीट से ज्यादा जीत गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर के इस दावे पर सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव में जेडीयू 85 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो वादा किया था, क्या वो वैसा करेंगे? बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड कामयाबी ने विपक्षी खेमों के नेताओं को परेशान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की हार के लिए एसआईआर और बीजेपी जिम्मेदार है। इस चुनाव में जो बिहार में हुआ वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में सफल नहीं होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सीसीटीवी की तरह अब पीडीए प्रहरी बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करेगा। श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर रात बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट उसी आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक सामग्री के कारण हुआ, जिसे नौगाम पुलिस ने हाल ही में पकड़ा था। इसी आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली लाल किला के पास धमाका किया था। खबर है कि यह धमाका पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट के नमूने लेते समय हुआ। एफएसएल टीम और अन्य एजेंसियां मौके पर मौजूद थीं। बिहार के कैमूर की रामगढ़ विधानसभा में वोटों की गिनती के दौरान बवाल हो गया, आज जब मोहनिया के काउंटिंग सेंटर के बाहर पथराव, लाठीचार्ज और आगजनी तक हो गई। जानकारी के मुताबिक डडवा स्थित बाजार समिति के पास बने काउंटिंग सेंटर पर अचानक हिंसा भड़क गई। बीएसपी प्रत्याशी सतीश यादव ने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई। इसी आरोप के बाद उनके समर्थक उग्र हो गए और काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़े कि भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामे के बीच एक स्कॉर्पियो में आग भी लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग करने वाले एक शातिर लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दरअसल आवास विकास रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार युवक एक महिला की चेन लूटकर फरार हुआ था। पुलिस करीब 26 घंटे से उसकी तलाश में थी। इस बीच सरोसी करोवन मार्ग पर एसओजी और कोतवाली पुलिस की आरोपी से भिड़ंत हो गई। मुठभेड़ में लुटेरे संतोष कुमार के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई चेन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। यूपी के सहारनपुर में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई हुई और ग्राम पंचायत सचिव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने ग्राम पंचायत नोलानी के सचिव संजय कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम को ठेकेदार अरविंद कुमार ने शिकायत दी थी। सचिव उनसे काम के बदले 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। योजना के तहत टीम ने ट्रैप लगाया और मौके से ही सचिव को रिश्वत लेते दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सचिव को एंटी करप्शन टीम थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
यूपी के अलीगढ़ में जिला अदालत के बाहर दिन दहाड़े लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। मामूली कहा-सुनी के बाद महिला ने लड़की को बेरहमी से पीट दिया। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां जिला सत्र न्यायालय परिसर के बाहर एक लड़की की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लड़की और एक महिला के बीच मामूली बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद महिला ने लड़की पर हमला बोल दिया। हैरानी की बात है कि आसपास मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के बागपत में नाली निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं की गुत्थम गुत्था और लाठी डंडों से हमला करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल हैवा गांव में नाली निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर लात घुसे और लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। मामूली कहासुनी कुछ ही मिनटों में महिलाओं के बीच जोरदार फाइट होने लगी। बाल खींचने से लेकर जमीन पर गिराकर पिटाई तक हालात बेकाबू हो गए। पुरुष भी मारपीट में कूद पड़े, जबकि कई लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और किसी ने झगड़ा रोकने की कोशिश तक नहीं की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पिता ने अपने ही बेटे को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक डेरापुर थाना क्षेत्र के जिग्नेश गांव में पिता पुत्र के विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। 24 वर्षीय आयुष दीक्षित को उसके ही पिता दुर्गा प्रसाद दीक्षित ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच निकली और पुलिस को सूचना दी। फायरिंग की आवाज से गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ कर जाँच शुरू की गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा के नूंह से दो और डॉक्टर हिरासत में लिए गए। अब तक कुल 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के तहत नूंह मेवात में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी जारी है। शुक्रवार देर रात फिरोजपुर छिरका क्षेत्र से 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया। सुनेहड़ा गांव के डॉक्टर मुस्तकीम और अहमदाबाद निवासी डॉक्टर मोहम्मद की गिरफ्तारी की गई। दोनों की अल फलाह यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री है और संदिग्ध आतंकी उमर से उनके नजदीकी संबंध बताए जा रहे हैं। इसके पहले भी नूंह से 2 डॉक्टर और एक खाद्य विक्रेता को हिरासत में लिया गया था। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से महत्वपूर्ण अपील की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और RSS प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर 24 नवंबर की रात से आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। चंपत राय ने कहा कि भक्त अपने घरों से ही टेलीविजन के माध्यम से ध्वजारोहण कार्यक्रम का आनंद लें। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही अयोध्या की सड़कों पर भी बड़े पर्दे और LCD के जरिए प्रसारण की व्यवस्था होगी। उन्होंने इसे राष्ट्र गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि ध्वजारोहण का अर्थ है राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया। आज पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला मुख्यालयों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। इन आयोजनों में जनजातीय समाज की संस्कृति, इतिहास और योगदान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य बिरसा मुंडा की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाना और जनजातीय समुदाय के गौरव को बढ़ावा देना है। झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बीजेपी आज जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी और इस सिलसिले में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। रांची में ओल्ड सेंट्रल जेल परिसर स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय एवं स्मृति पार्क से बीजेपी की शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी और कोकर में संपन्न होगी। पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिरसा मुंडा की विरासत और आदिवासी समाज के गौरव को सम्मानित करना है।
रूस का लड़ाकू विमान Su-30 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान करेलिया क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान के दोनों पायलटों की मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यह दुर्घटना फिनलैंड की सीमा से सटे इलाके में हुई। मंत्रालय के अनुसार Su-30 फाइटर जेट ने निर्धारित ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरा था। ये उड़ान बिना किसी गोला बारूद के थी। कुछ ही देर बाद विमान अचानक अनियंत्रित होकर निर्जन इलाके में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही खोज और बचाव टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन पायलटों को बचाया नहीं जा सका। हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। हमीरपुर में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में लगभग 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। सभी मजदूर खेतों में कटाई करने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पूरी घटना हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के कुरारा मार्ग पर हुई। गुरुग्राम के बसाई इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। एक साथ 3 फैक्ट्रियों में आग भड़क उठी, जिससे पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते तीनों फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग प्रभावित फैक्ट्रियों में जूट, टेप और अगरबत्ती बनाने का काम होता था। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है।